कांग्रेस ऐसे टाइम पर चिंतन कर रही है जब पूरे देश के सामने चुनौती है। नौजवानों को बुलाया गया इन्विटेशन देकर के। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 13 मई से उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। इस चिंतन शिविर में देश भर से कांग्रेस के दिग्गज शामिल होंगे। पार्टी की दशा दिशा बदलने की रीति नीति पर चिंतन होगा। शिविर से पहले राजस्थान के पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि पार्टी में अब युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। पायलट ने बताया कि इस शिविर में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में 50% से अधिक प्रतिनिधि 40 साल से कम उम्र के हैं, जो जनता से मिले फीडबैक के आधार पर पार्टी की दशा सुधारने की नीतियों से आलाकमान को अवगत कराएंगे। पायलट की माने तो इस चिंतन शिविर से पार्टी में बदलाव की बयार बहेगी और आने वाले दिनों में युवा नेतृत्व की बड़ी भूमिका होगी। शिविर में चिंतन, कांग्रेस की चिंता। कांग्रेस ऐसे टाइम पर चिंतन कर रही है जब पूरे देश के सामने चुनौती है। सब दाव नाकाम, क्या राहुल क्या प्रियंका। देश भर से आएंगे युवा कार्यकर्ता। नौजवानों को बुलाया गया इन्विटेशन देकर कि आप अलग अलग राज्यों में रहते हो, जिलों में रहते हो, वहाँ पे क्या हालात हैं, उनके दृष्टिकोण से देखकर पार्टी निर्णय लेगी। कहेंगे हाल सच्चा, नाराज क्यों है जनता। जनता के बीच में किस प्रकार से कांग्रेस को आगे लेकर के जाया जाए, संगठन को किस प्रकार से संगठन के अंदर संगठनात्मक परिवर्तन करे जाए, इन सब चीजों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। पायलट के संकेत, न रार न तकरार। युवाओं को प्राथमिकता दी है ताकि जो ग्राउंड का फीडबैक है वो सीधा उन युवा नेताओं से लें जो देश में उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत से, जहां से भी हमारे युवा साथी आते हैं। कांग्रेस में अब बहेगी बदलाव की बयार। बहेगी बदलाव की बयार। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राखी राठौड़ जी बीजेपी नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं। राजेंद्र मेघवाल कांग्रेस नेता हैं और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मिथिलेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। सचिन पायलट ने जो बयान दिया उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, ये देखते हुए कि हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने 2 या 3 बार आलाकमान को उन्हें लेकर इनडायरेक्ट मैसेज करने की कोशिश की। क्या सचिन जो कह रहे हैं वो सचमुच रणनीति का हिस्सा है या फिर वो भी आलाकमान को अपनी तरफ से संदेश भेज रहे हैं बहुत हुआ? देखिए स्वप्निल जी, जो सचिन पायलट का जो बयान है वो बहुत अहमियत रखता है। जो कल बयान दिया है उन्होंने, कल जो दिया है वो जब आदमी कमजोर होता है तो इतिहास की तरफ जाता है, अपनी जड़ों की तरफ जाता है। ठीक वही सोच के साथ सचिन पायलट ने बयान दिया है। आपको याद होगा कि कांग्रेस में गांधी जी जब आए थे 1929 में और लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो जो 40 साल के जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। उस समय सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आजाद समेत जयप्रकाश नारायण तमाम लोग थे, लेकिन वो जो अध्यक्ष बनाया गया वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। उसके बाद जब 48 साल के हुए जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए तो अफगानिस्तान से जुड़ती हुई सीमा और सुदूर दक्षिण भारत, उसमें प्रचार किया जवाहरलाल नेहरू ने। उनकी बड़ी मांग थी, वो किसी पद पर नहीं थे उस समय, लेकिन उनकी मांग थी, लोकप्रियता थी, और उस आधार पर उन्होंने 9 में से 7 सीटें जितवाई। और 1946 में जब 15 में से 12 पीसीसी चीफ पूरी तरह सरदार पटेल के पक्ष में थे, तब भी महात्मा गांधी ने जो अंतरिम अध्यक्ष, क्योंकि अंतरिम अध्यक्ष को ही ब्रिटिश वाले सत्ता सौंप के जाने जा रहे थे वो समझौते के तहत, तो वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया। तो सचिन पायलट का साफ मैसेज है कि सोनिया गांधी भी अब महात्मा गांधी की भूमिका में आ जाए और अशोक गहलोत
सीधे सीधे सरदार पटेल की भूमिका में आ जाए। और जो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं सरदार पटेल उस समय पेशी वो होते प्रधानमंत्री, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको पता था कौन चला सकता है, जनता में किसकी लोकप्रियता है। तो सचिन पायलट का यही है सीधा कि विधायक अशोक गहलोत के साथ ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जनता में मेरा पॉपुलर फेस है, जनता मेरे साथ है। तो महात्मा गांधी का भूमिका में सोनिया गांधी आए और सरदार पटेल की भूमिका में अशोक गहलोत आए तो कांग्रेस का भला हो सकता है। राजस्थान में सचिन पायलट का साफ मैसेज है। ठीक है, ठीक है। मेघवाल जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहता हूं राजेंद्र जी कि देखिए पार्टी में बदलाव की, चेंजेस की, रणनीति को बदलने की जरूरत तो हर कोई महसूस कर ही रहा होगा, इसीलिए चिंतन शिविर भी बुलाया गया है। लेकिन आखिरी बार पार्टी ने खुद से कोई बदलाव पार्टी के भीतर कब किया था? देखिए स्वप्निल जी, जहां तक इस वक्त देश के समक्ष चुनौतियां हैं और लिहाजा देश के समक्ष चुनौतियां हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के समक्ष भी चुनौतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस और इस देश का डीएनए एक ही है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने इस देश की रचना की और वो जो चीज़ आप देख रहे हो, और आप विगत 8 वर्षों से जो इस देश के अंदर मतलब भय, भूख, भ्रष्टाचार और अराजकता का जो माहौल आप देख रहे हो, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, राष्ट्रीय संपदाओं की लूट मची है और आम आदमी पूरी तरीके से आप सिर्फ नेशनल एजेंडा थोड़ा ना सेट करेंगे ना, सुन आप तो पार्टी के भीतर का एजेंडा भी सेट करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि पार्टी का एजेंडा ही बड़ा बदलाव कब देखा हमने? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और 137 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के समक्ष चुनौतियां कोई पहली दफा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में 1977 में भी चुनौतियां थी, कांग्रेस पार्टी में उससे पहले भी 70 के दशक में भी चुनौतियां थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तब भी कांग्रेस पार्टी के समक्ष चुनौतियां थी। देश आजाद हुआ उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के समक्ष चुनौतियां थी। तो कांग्रेस पार्टी चुनौतियों से बखूबी निपटना जानती है। और चूंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी का डीएनए और इस देश का डीएनए बिल्कुल एक है, तो वही जो रेमेडी देश के लिए हो सकती है वही रेमेडी कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो इस चिंतन शिविर के लिए, सुनिए, लेकिन अब एक सवाल और ले लीजिए राजेंद्र जी, सुनिए एक सवाल और ले लीजिए। सवाल यह है कि देखिए ये आपका चौथा चिंतन शिविर होने वाला है। 1998 में पचमढ़ी में जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें आप लोगों ने ऐलान किया हम एकला चलेंगे, ठीक है। फिर 2003 में शिमला में, यानी 5 साल बाद जब आपने चिंतन शिविर किया, आपने कहा नहीं समान विचारधारा वाले दलों के साथ चलेंगे। 5 साल में आप एकला चालो से समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन पर आ गए। अब आज जब आप चौथा चिंतन शिविर आयोजित करने वाले हैं, समान विचारधारा वाले दल आपसे कन्नी काट रहे हैं और अकेले चलने की स्थिति आप जगह जगह देख ही रहे हैं। देखिए, आप अगर ये चीज देखेंगे तो निश्चित रूप से जो मैं आपको बता रहा था कि जो 6 कमेटियां इस पार्टी के मतलब इस चिंतन शिविर के लिए, जो पूरे देश के लिए भी है और मतलब पार्टी के लिए भी है, जिसमें राजनीतिक कमेटी है, सामाजिक न्याय की कमेटी है, आर्थिक कमेटी है, संगठन के स्तर पे जो बातचीत करेगी किसान और कृषि को लेकर, और युवा के स्वावलंबन को या उसकी सशक्तिकरण को लेकर कमेटी है। तो ये तमाम कमेटियां जब चिंतन करेगी 3 दिन का, तो देश के लिए भी एक रोड मैप तैयार होगा और पार्टी के लिए भी रोड मैप तैयार होगा। इसमें किसी को किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मतलब 84-85 की बात हो, यूएस कांग्रेस के अंदर हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव जी का यूएस कांग्रेस के अंदर एक संबोधन था, जॉइंट सेशन था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं भारत से आता हूं, मैं युवा हूं और मेरा भी एक सपना है। और उन्होंने 21वीं सदी के युवा भारत का उस वक्त सपना देखा था और उसी के हिसाब से एक रोड मैप तैयार किया था। तो आज जो आप मतलब सूचना क्रांति के बड़ी अजीब सी स्थिति है राजेंद्र जी, मैं आगे आपके पास डिबेट में आऊंगा, लेकिन आप जो बात कहना ना, देखिए उसमें बड़ी अजीब सी स्थिति यह है कि आपके जो G23 हैं अगर नाराज होते हैं तो आप उनको किसी न किसी कमेटी में फिट कर लेते हैं। आप जो चाहते हैं, आप लोग जो चाहते हैं वो आप राहुल गांधी पर थोप लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो चाहते हैं उसको आप लोग सुनते नहीं है या पूरी शिद्दत के साथ नहीं सुनते हैं। क्या इस तरह की कोई स्थितियां, इस पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन अब राखी जी को भी डिबेट में शामिल करना चाहिए मुझे। राखी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, यूथ की ताकत को वक्त की नजाकत समझते हुए आप लोगों ने भी बखूबी पहचाना है ना पास्ट में। तो यूथ अगर एक फैक्टर है और आपके लिए क्लिक कर सकता है तो किसी और के लिए भी क्लिक कर सकता है।
देखिए स्वप्निल जी, अगर यूथ जो है वो ज़रूरी है कि हम लोग आगे चलते हुए समय के साथ में उनको आगे बढ़ाएं। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल कैबिनेट के अंदर अगर हम एवरेज एज की बात करें तो 54-55 साल के जो मंत्री हैं उनकी एवरेज एज हमारी आती है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करता है। आपने देखा कि यूपी में जब योगी जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया तब 45 साल की उम्र थी, महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र जी थे। तो लगातार सर देखिए, जब इनके युवा की एज अगर मैं बताऊं आपको तो वो मुझे लगता है 45 साल की उम्र योगी आदित्यनाथ जी के लिए एज अ सीएम तो यंग एज ही है स्वप्निल जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, कांग्रेस के साथ जो समस्या है, कांग्रेस के साथ जो समस्या है कि यहां पर जो बुजुर्ग इनका वरिष्ठ लोग जो निकलते हैं किसी राज्य से, तो उस राज्य में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल जीरो पे लाके छोड़ते हैं। चाहे मैं हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करूं, चाहे पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह की बात करूं, चाहे मैं उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत की बात करूं, और इन तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस का क्या हाल हुआ जब इन वरिष्ठ नेताओं ने उस जगह को छोड़ा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जब अशोक गहलोत जाएंगे तो किस स्थिति में लाकर के कांग्रेस को खड़ा कर देंगे। और मोटी बात, अभी राजेंद्र जी ने बहुत सारी बातें की, एजेंडे की बात थी, इनसे पूछ लीजिए कि क्या एजेंडे पे ही बात होगी, क्योंकि पुराना जो इनका रिकॉर्ड रहा है वो ये रहा है कि एजेंडा कुछ और होता है, इनको बोलना कुछ और होता है। राजेंद्र जी ने अभी किसी भी सवाल का जो आपने पूछा उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब है ही नहीं। चेंज हम चाहते ही नहीं है। 20 सालों के अंदर कभी हमने अध्यक्ष चेंज किया ही नहीं। मैं फिर एक बात आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर पार्टी यूथ की तरफ जाती है तो यूथ आपके भी तो पसीना छुड़ाएगा। जैसे प्रदेश में ही बात करें, सचिन पायलट ने आपके पसीने छुड़ा दिए थे, आपको 163 से 72 पे लाके पटका। उनकी इंडिपेंडेंट मेहनत थी ना, और भी स्टेट्स में ये स्थितियां बनी हैं थी। और देखिए, जनता ने जो जनादेश दिया वो सर माथे पर है। 0.5% वोट हमें कम मिले थे, और हम जिन सीटों पर आए उसमें हम रिस्पेक्टफुली हमने विपक्ष का काम हमने संभाला, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह से नैतिक आधार पर जिसको ये सीट मिलनी चाहिए थी, जिसको इस पूरे काम का क्रेडिट मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिला। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बिना नैतिक आधार पर जो सीट नहीं पाई, तो आप ये क्यों समझते हैं कि अब देर हो गई? आप देख लीजिए ना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या आप ये क्यों समझते हैं कि अब देर हो गई? चुनावों से 6-6 महीने पहले तो सीएम आपने भी बदले। जिस उत्तराखंड की आपने बात की, उस उत्तराखंड में बदला था, बल्कि एक बार नहीं 2-2 बार बदला। इन्होंने भी चेंज, पंजाब का भी उदाहरण बताइए, पंजाब में भी इन्होंने ऐसा किया, करे ना चेंज। देखिए, हमें तो कोई प्रॉब्लम इस बात में है नहीं, इंटरनल मैटर है। लेकिन राजस्थान में जो गर्त पे जाती हुई शांति व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसको तो संभाल लें। हमें जनता की आवाज को सब तक पहुंचाना है, वो काम तो करें। चिंतन इस बात का करें कि राजस्थान की जनता सुरक्षित कैसे रहेगी। ठीक है, चलिए मिथिलेश जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को एक बड़े ऑपरेशन से गुजरना ही होगा। अब मसला यह है कि उनके पास तीर कितने बचे हैं। ब्रह्मास्त्र जो चेहरा हो सकता था उसको समय से पहले आपने उतार दिया और एक प्रदेश तक सीमित करने की कोशिश की। प्रियंका गांधी अगर मैं बोलूं, राहुल गांधी अगर हथियार हैं तो वो आपने देख ही लिया है। दूसरे दल अब उनसे कन्नी काटते हैं कि अगर वो लीड करेंगे तो हम आपके साथ नहीं जुड़ना पसंद करेंगे। ठीक है, आप नेशनल पार्टी हैं, अभी हैं, कब तक रहेंगे पता नहीं है, आगे भी रहेंगे। अगर आपको लगता है तो उसके लिए आपको चेंजेस करने ही पड़ेंगे। क्या चेंजेस वाला मोड कांग्रेस के भीतर है भी? देखिए स्वप्निल जी, जब पूरे घर में आग लगी हो तो एक बाल्टी पानी होता है, उसको भी अगर ढंग से यूज किया जाए तो उस आग को बुझाई जा सकती है। वही कांग्रेस के साथ है। आज तमाम देश से कांग्रेस हाशिए पे आ गई है। महज 2 राज्यों में और छत्तीसगढ़ में भी पूजा सिंघल के पकड़े जाने के बाद माहौल खराब है। ऐसी स्थिति में कल अशोक गहलोत ने एक श्रेष्ठ कार्य किया कि उनके एक दलित जो एएन को पीटने को लेकर गिरिराज मलिंगा पे थे, तो उन्होंने बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए, उस विधायक राजेंद्र गुड़ा के जरिए उनको सरेंडर कराया। तो एक मैसेज दिया कि कांग्रेसी विधायक ही अशोक गहलोत के साथ नहीं है, बसपा से आए हुए विधायक भी उनके साथ हैं और कांग्रेस अंदर से मजबूत है। ऐसे जो तेज तर्रार राजनीतिज्ञ हैं उनको कहीं न कहीं सरवाइव कराना पड़ेगा कांग्रेस को बचाने के लिए। उनको उनकी जो एडवाइस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जो यूथ है सचिन पायलट जैसे, उनको वेपन की तरह यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट बहुत अच्छा पॉपुलर फेस है, बोलते बहुत अच्छा है, लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड है, पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी बहुत ढंग से समझते हैं। सोशल स्टार प्रचारक रहे हैं कुछ राज्यों में पार्टी के लिए। कुछ बिल्कुल स्टार प्रचारक है, इसमें कोई शक नहीं है। और एमपी में भी जब वो उपचुनाव हुए तो ये यहाँ से गए और सीट जिता के लाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि सचिन पायलट में वो मादा है, वो दम है। लेकिन जो प्रियंका गांधी वाली जो बात है, तो प्रियंका गांधी वाले चेहरे में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यूपी में नारा दिया, लेकिन राजस्थान में जब ऐसे मामले हुए तो वो फॉलो नहीं कर पाए। अब इस डिजिटल युग में आप जो बोल रहे हैं वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। वो दौर गया, कथनी और करनी में अंतर करके आप जनता को बरगला सकते हैं। आज बीजेपी के सक्सेस का रेशो यह है
उसका एक बेसिक कारण है कि वो जो सच है, जो कांग्रेस से 70 साल में गलतियां हुई, तुष्टीकरण वाली या आप ये मान लीजिए कि माइनॉरिटी वाली, उन तमाम चीजों को बड़ी शानदार ढंग से खोलते जा रहे हैं। लेकिन आजकल जो इलेक्शन सिनेरियो बनता है या पब्लिक सिनेरियो बनता है वो संगठन के दम पर बनता है, मुझे ऐसा लगता है। और संगठन के स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर नहीं है, कहीं नहीं है। आज 70 साल इतनी 137 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, अभी कह रहे थे राजस्थान में 10 जिला मुख्यालयों पर इनके कार्यालय हैं, इनका कार्यालय देख लीजिए, इन्होंने बीजेपी के कार्यालय देख लीजिए। जो तमाम इनकी जो सोच है कि हमने हमारे संगठन के बारे में, कोई भी इनके मंत्री बन जाता है संगठन को भूल जाता है, पीसीसी आने में उसको शर्म आने लग जाती, जबकि बीजेपी में किसी भी पद पर आदमी चला जाए वो संगठन का कार्यकर्ता बना रहता है और वो बोलता है। खुद नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैं बीजेपी का एक छोटा सा सिपाही हूं, लेकिन कांग्रेसियों में बड़ा अहम है और उस अहम का नतीजा आप देख रहे हो कि कांग्रेस आज छितरी पितरी, कांग्रेस हाशिए पे है, ये बड़ा कारण है। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं और अब मेरा जो सवाल आपसे ये है कि देखिए, हाल के दिनों में आपकी तरफ से पार्टी के लिए एग्रेसिव बोलने वाले चेहरे या पार्टी की ओर से बीजेपी पर निशाना साधने वाले चेहरे लिमिटेड हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम को कहा कि भाई हमारे मंत्री, हमारे विधायक ही अगर पार्टी का बचाव नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये ओवर ऑयल्ड मशीनरी एक संगठन के तौर पर वैसा एक्टिव नहीं होती है जैसा गवर्नमेंट के सेंस में रहने की कोशिश करती है। क्या ये एक सेटबैक नहीं है चिंतन शिविर के लिए? हर जगह, पंजाब में भी आपके साथ जो हुआ वो इसी की कड़ी थी। देखिए स्वप्निल जी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अलावा राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे प्रदेश के मतलब मुखिया हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सारे के सारे फ्रंट से डायरेक्ट बीजेपी या संघ के ऊपर पूरा का पूरा उनकी विचारधारा, चाहे मतलब भय, भूख, भ्रष्टाचार और पूरा संसाधनों की लूट है। हमारे नेता राहुल गांधी सीधा फ्रंट से मतलब अटैक करते हैं। तो आप इस चीज को देखिए ना, नहीं आप देखिए ना, देखिए संगठन के अंदर प्रदेश का मुखिया और संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होता है। तो अगर प्रदेश अध्यक्ष डायरेक्ट हमला कर रहा है तो इसका मतलब पूरी पार्टी का वो फेस है और पूरी पार्टी की तरफ कह रहे हैं ना कि मैं अकेला पढ़ रहा हूं। हर एक चाहे आप पंजाब के अंदर देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, क्योंकि बाकी के चेहरे पार्टी का ना बचाव कर रहे हैं ना मीडिया में जाकर ये कह रहे हैं कि हम दोबारा रिपीट होंगे, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। अध्यक्ष अगर विपक्ष पे हमला कर रहा है इसका मतलब पूरी पार्टी कर रही है। राहुल गांधी अगर भाजपा पे हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस पूरा कर रही है। तो आज आप इस चीज को देखिए, देश के अंदर जो चिंताएं हैं ना, ये चिंतन शिविर उन चिंताओं को लेकर है और इसके लिए जो रोड मैप निकलेगा, क्योंकि आज चाहे दलितों की स्थिति आपको पता होगा, आदिवासियों का 10 तारीख को दाहोद के अंदर एक सम्मेलन था, मैं आपको एक बात बताता हूं, गुजरात मैं आपको एक बात बताता हूं राजेंद्र जी, अपने यहाँ कहा जाता है जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो हम उंगली टेढ़ी करते हैं। चलिए हम पास्ट में जाते हैं, हम बहुत पास्ट में जाते हैं, हम महाभारत की बात कर लेते हैं। अर्जुन सीधे सीधे नहीं जीत सकते थे, कृष्ण ने सारथी बनकर उनको बताया कि यहां पर तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा अर्जुन, और वहां पे किया गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका ये महंगाई, आपका ये बेरोजगारी और आपके जो तमाम मुद्दे हैं ना, आपने चलाने की कोशिश की। अरे ये तमाम मुद्दे देश के हैं। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन ये मुद्दे लोग आपसे नहीं ले रहे। मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से महंगाई है, युवा भ्रमित है, देश के अंदर नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। आपको पता होगा 8 साल के अंदर 10 करोड़ लोग नशे के आदी हो गए इस देश के अंदर। 8 सालों के अंदर 70% नशे की तस्करी बढ़ी है। और आज मैं यूपी में पढ़ रहा था, घर घर के अंदर बाहर का लाइसेंस दे रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, देश के अंदर हो क्या? नहीं, आप राजेंद्र जी, आपने ये सुना होगा, आपने लोगों को ये बोलते सुना होगा कि हम 200 रुपए में पेट्रोल खरीदेंगे लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। आपने सुना होगा? लोग बोलते हैं। हाँ, नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप जो भी कह रहे हैं उसको लोग आपसे नहीं ले रहे। लोगों के जेब में 200 रुपए नहीं है, आप पेट्रोल खरीदने की बात ठीक है, मत खरीदवाइए। जेब में बेरोजगारी है, मैं भी सहमत हूं, महंगाई है, मैं भी सहमत हूं, लेकिन सुनिए धर्म के नाम पे बरगलाया जा रहा है ना। ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस ये बोल रही है तो लोग नहीं सुन रहे ना। चल रही है तो कांग्रेस पार्टी मेरी बात सुनिए, तो समझाने की मेरी बात सुनिए राजेंद्र जी, ओबीसी की बात हो, चाहे दलितों की बात हो राजेंद्र जी, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे माइनॉरिटीज की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो। राजेंद्र जी, मैं सुन रहा हूं आपको, आप बताइए लोग तो नहीं सुन रहे। यूपी में, पंजाब में आपने यही सब बताया लोगों को, लोग आपसे नहीं सुन रहे हैं। जब ये धर्म की
जब आपकी बात नहीं सुन रहे तो आपको बाजी पलटने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा करने को तैयार है आप। पलटने के लिए ही ये चिंतन शिविर हो रहा है, देखते हैं, बाजी पलटने के लिए ही ये चिंतन शिविर हो रहा है और जनता को समझाने। एक बात याद रखिएगा, जब समुद्र मंथन हुआ था अमृत से पहले विष भी निकला था। अब विष और अमृत में भेद करना आना चाहिए, वो अगर आप कर लेंगे तो वो आपके लिए अमृत होगा, नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि विष का प्याला हाथ में आ जाए। नहीं, भेद हो रहा है ना, आज युवाओं तक पहुंचने की जरूरत है, हम युवाओं तक पहुंचेंगे, दलितों को तक पहुंचने की जरूरत है। मिथिलेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन राखी जी से एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं लेना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास तुरंत ही आ रहा हूं। राखी जी, मैंने कई बार इस बात को महसूस किया है, आप इंडिपेंडेंटली बहुत, मतलब पार्टी के तौर पर इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा आप लोगों ने सियासत में करके दिखाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अगर लोग कांग्रेस की नहीं सुन रहे इसका मतलब महंगाई नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि बेरोजगारी नहीं है। और सिर्फ राजस्थान स्टेट की बात नहीं है, बेरोजगार कहां प्रदर्शन नहीं कर रहे, यूपी में भी कर रहे हैं, एमपी में भी कर रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं, आप इन्हें कब तक नजरअंदाज करके खुश होते रहेंगे? देखिए स्वप्निल जी, निश्चित तौर पे ये मुद्दे हैं और भारत सरकार जो है उस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी का सिर्फ ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोरोना के काल जो दो साल का पीरियड निकला उसमें जो मैक्सिमम काम कर सकती है, सबसे पहली बात अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे पहली जरूरत जिस चीज की थी वैक्सीनेशन ड्राइव की। और देखिए आज फिर जब कोरोना आ रहा है लेकिन इतना भय लोगों में नहीं है, तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगी मोदी जी के नेतृत्व को कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को वापस चलाने के लिए जो सबसे जरूरी काम था वो किया। अब जब प्रॉब्लम क्राइसिस आती है तो कहीं ना उसको कवर करने के लिए प्रयास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। राखी जी, मैं एक समय था कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन था और टूर्नामेंट्स जब मैं खेलने जाता था ना, पहले दूसरे राउंड के नाम देखकर मैं बड़ा खुश होता था कि अच्छा इनसे खेलना है, चलो मेरा क्वार्टर फाइनल तक का रास्ता तो आसान है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ना खुशकिस्मत है कि इस तरह की कांग्रेस फिलहाल आपके सामने है। यही इंदिरा वाली कांग्रेस होती तो आपको नाको चने चबाने पड़ जाते। देखिए भारतीय जनता पार्टी आपने देखा कि चाहे कोई भी चुनाव हो उसके अंदर पूरे जी जान से काम करती है। संगठन का एक एक व्यक्ति, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी खुद को पन्ना प्रमुख के तौर पे भी उस भूमिका में भी अपने आप को समझते हैं। इतना एग्रेसिव होकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो सामने कोई भी होता, अगर डिटर्मिनेशन साथ में और संगठन की शक्ति हो, सबसे बड़ी शक्ति हमारी शक्ति संगठन की है और वो शक्ति होगी तो निश्चित तौर पे विजय मिलेगी हमें। आपके एग्रेशन का ही कार्ड कांग्रेस एग्रेशन के साथ नहीं दे पा रही। खैर, कांग्रेस के पास है क्या सर? कुछ नहीं है। मुद्दे तो हैं, आपने खुद कहा महंगाई हम उस फ्रंट पर काम कर रहे हैं, बेरोजगारी हम उस फ्रंट पर काम कर रहे हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उनके पास मुद्दे नहीं है? मुद्दे तो हैं, वो कैश नहीं कर पा रहे सर, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लोगों से बात नहीं कर, विश्वास नहीं ना, जनता का विश्वास नहीं। और ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। मिथिलेश जी, आप जो कहना चाहते थे वो तो कहिए, उसके साथ क्लोजिंग कमेंट दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि अभी राजेंद्र जी कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग नाराज हैं, लेकिन कल ही राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी, उनके गृह क्षेत्र में पंचायतों के 2 उपचुनाव हुए और दोनों में बीजेपी जीती और भारी अंतर से जीती, जो ये संदेश दे रही है कि अगर अभी भी कांग्रेस नहीं जागी तो हालात ठीक नहीं रहेंगे। और दूसरी बुरी स्थिति क्या है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस के युवराज को ये बार बार बताते हैं कि हम राहुल गांधी के आदर्शों पे चलेंगे, वो दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठना चाहता, बार बार ये उस घोड़े पे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि गांधी परिवार के इतर सोचने के लिए कोई कांग्रेसी तैयार नहीं है, क्योंकि ले दे के वो एक चीज पे आ जाता है कि राहुल गांधी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। वो अगर व्यक्ति नहीं बनना चाहता, वो घोड़ी पर नहीं बैठना चाहता, दूल्हा नहीं बनना चाहता, तो क्यों बनाना चाहते हैं? क्या पूरी कांग्रेस में अकाल आ गया कि कोई व्यक्ति नहीं है जो मोदी के सामने खड़ा हो सके? और हालात ये होते जा रहे हैं कि अब दूसरे विकल्प के रूप में भी आप उधर ममता बनर्जी की पार्टी, जगन रेड्डी, ये किसी जमाने में इनसे ही निकले हैं कांग्रेस में। ये तो कांग्रेस को अपने आप में सोचना पड़ेगा कि हमारा दूल्हा तो ढंग का ढूंढे, बिन अगर दूल्हा नहीं है तो बारात क्या करेगी? तो इसको सबसे पहले अपना दूल्हा, हमारे मारवाड़ी में कहा जाता है कि बाराती भले कितने ही सोने हो, लेकिन दूल्हा अगर सोना नहीं है तो बाराती की खातिर नहीं होती है। तो वही हाल कांग्रेस के साथ हो रहा है। इनको एक सोना दूल्हा चाहिए जो जनता के चेहरे पे उतर सके, जनता को भा सके। ऐसा दूल्हा चाहिए जिसमें वोट रूपी वरमाला जनता डाल दे। जब तक ये चेहरा नहीं ढूंढेंगे, जब तक ऐसा दूल्हा नहीं ढूंढेंगे, चाहे कितने ही चिंतन शिविर कर लें, कितना ही मंथन कर ले, उससे अमृत कम हलाल ज्यादा निकलेगा, विष ज्यादा निकलेगा। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। कांग्रेस ऐसे टाइम पर चिंतन कर रही है जब पूरे देश के सामने चुनौती है। नौजवानों को बुलाया गया है इन्विटेशन देकर कि